तो दोस्तों हम बात करेंगे विश्व कप के दूसरे मैच की, जो कि खेला गया डिंग लीरेन और लेवॉन अर्नोनियन के बीच। डिंग लीरेन इसमें सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, कल काले मोहरों से उन्होंने मैच को ड्रॉ रखा था और उनके लिए अच्छा परिणाम था। तो आज सफ़ेद मोहरों से उन्होंने D4 के साथ शुरुआत करी। D4, नाइट F6, C4, E6 और यहाँ पर डिंग ने G3 चलते हुए कैटलन वेरिएशन की तरफ इस गेम को मोड़ दिया और उन्होंने D5 के साथ जवाब दिया, सेंटर पे कंट्रोल लेते हुए और अपना नियंत्रण लेते हुए। बिशप G2, बिशप E7, नाइट F3, कैसलिंग, किलेबंदी जिसे हम हिंदी में कहेंगे, कैसलिंग। और अब D into C4। तो अर्नोनियन ने यहाँ जो ये लाइन चुनी है, ये कैटलन की बहुत ही नॉर्मल वेरिएशन है। जवाब दिया क्वीन C2 के साथ यहाँ पर डिंग लीरेन ने। अर्नोनियन ने A6 करके जवाब दिया। यहाँ पर एक बात जो है वो बड़ी साफ है कि इस तरह के ओपनिंग्स में अर्नोनियन का जो अनुभव है और डिंग लीरेन जो तो खैर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखना ये था कि मैच में डिंग लीरेन ऐसा खास क्या तैयार करके आए हुए हैं जिससे कि मैच में असर पड़ने वाला हो। डिंग लीरेन ने जवाब दिया A4 चलते हुए। जब इस तरह की ओपनिंग में आप C4 का एक पॉन देते हैं तो यहाँ यह बात साफ है कि सफ़ेद जो है वो कि जो उसकी एक्टिविटी है वो निश्चित तौर पर क्वीन साइड रहेगी और जितना ही जल्दी वो पॉन गेन करेंगे उसके बाद एक बेहतर सेंटर का निर्माण करेंगे, क्योंकि D5 का पॉन अभी C4 पे आ चुका है। तो इतना साफ है कि फ्यूचर में, भविष्य में E4 का पॉन सेंटर पे आएगा और सेंटर जो होगा वो वाइट का मजबूत होगा, जबकि ब्लैक चाहेगा कि वाइट के सेंटर को जो है तोड़ा जाए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगली चाल क्या चली है यहाँ पर। तो बिशप D7। अब यहाँ पर जब बिशप D7 पे आता है तो हमें सोच सकते हैं कि बिशप जो है वो कहाँ से खेलने वाला है। तो अगली दो चालें जो है वो आपको साफ करेंगे कि अर्नोनियन का यहाँ पे क्या प्लान था, उन्होंने इन दो मोहरों के लिए क्या सोच के रखा था। तो क्वीन इंटू C4, पॉन वापस ले अपनी, यहाँ पर प्यादा वापस ले लिया। बिशप C6, गुड मूव। और एक अच्छी चाल है बिशप C6 जो कि तुरंत ही एक प्रकार से सेंटर को कंट्रोल करती है और एक बात भी साफ करती है कि एकदम से अभी E4 और D5 नहीं आ सकता है। तो सेंटर जो है उसमें थोड़ा कंट्रोल ब्लैक का भी रहने वाला है और आगे देखेंगे कि मैच आगे कैसे आगे बढ़ता है। बिशप G5, ये चाल जो है डिंग लीरेन ने हाउ वॉन्ग के खिलाफ यूज़ की थी, सक्सेसफुली यूज़ की थी, सफलतापूर्वक उन्होंने इसका इस मूव को, इस चाल को प्रयोग किया था। लेकिन हम यहाँ को बता दें कि यहाँ पर अर्नोनियन का जो अनुभव है इस जो खास तरह की स्थिति है, इसमें अर्नोनियन ने करीब 20 मैच खेले, जिसमें से 15 उन्होंने सफ़ेद मोहरों से खेले और 5 मैच उन्होंने काले मोहरों से खेले। तो जो उनका अनुभव था इस स्थिति में वो निश्चित तौर पर डिंग लीरेन से ज़्यादा था और ये मैच में दिखा भी। A5 की चाल आपको चौंकाती भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बात साफ हो जाती है कि अब D4 का जो स्क्वायर हो वो काले मोहरों के पास, काले घर के पास जाने वाला है और ये जो काले घर का जो घोड़ा है वह अभी ऊपर आने वाला है और वही हुआ। नाइट F3, नाइट A6, E3। इस चाल के बारे में डिंग लीरेन ने कहा कि वो शायद अपने क्वीन को लेकर थोड़ा अच्छा सहज महसूस नहीं कर रहे थे और BD5 कभी उनको थ्रेड जो है वो चौंका सकती थी, परेशान कर सकती थी। तो उन्होंने अपने रानी के लिए जगह बनाई। नाइट आया B4 पे, घोड़ा B4 स्क्वायर पर आ गया। मैं बार बार बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि इस भाषा का सम्मान भी बना रहे और जो लोग अंग्रेजी भाषा में उतना सहज महसूस नहीं करते हैं उन तक हमारी तो बातें तकनीकी तौर पर पहुंच सके। रुक F1, तो रुक आया, यहाँ पर हाथी लेकर के आया वो सेंटर की तरफ। लेकिन यहाँ पर बात बड़ी अच्छी थी, जो अगली चाल यहाँ पर अर्नोनियन ने चली वो दिखाती है कि इस स्थिति में उनकी समझ क्या कहती है। नाइट जो है वो घोड़े को D7 स्क्वायर पर लेकर के गए और यहाँ पर उन्होंने अपने इस ऊँट को, काले रंग के ऊँट को इस ऊँट से बदलना ठीक समझा, क्योंकि अर्नोनियन यहाँ पर शायद समझ रहे थे कि यहाँ पर जो उनके घोड़े हैं, जो नाइट है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है और उसकी जो कहेंगे कि इस्तेमाल होगा वो शायद इस ऊँट से ज़्यादा होगा। ये हुआ। बिशप E7, क्वीन E7 और E4। यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि अगर हम देखें तो सफ़ेद के मोहरों में की स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा कहीं कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। हम कह सकते हैं कि क्वीन साइड जरूर वो थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे इस गेम में, वो इस तरह के स्ट्रक्चर में ऐसा होता ही है, लेकिन फिलहाल सेंटर उनके पास है और एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस गेम को वो आगे कैसे बढ़ाएंगे।
रुक F8। यहाँ पर एक बात साफ थी कि पूरे मैच के दौरान यह समझ में आया ओपनिंग के बाद कि अर्नोनियन ज़्यादा सहज थे अपने योजनाओं को ढूंढने में और अपने अच्छी आप कह सकते हैं कि चालों को चलने में, जबकि यहाँ पर डिंग लीरेन शुरू से ही उतने सहज नज़र नहीं आ रहे थे। रुक D2। इस मूव के बाद में डिंग लीरेन ने यह बात मानी भी कि शायद वह इस रुक को और अच्छी जगह रख सकते थे या शायद अभी क्वीन को वापस आ सकते थे, लेकिन ये मैच में हुआ। नाइट B6, क्वीन E2। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अर्नोनियन ने एक बार फिर मास्टर क्लास दिखाई। अपनी जो अगली चाल उन्होंने चली उससे साबित हो गया कि वह इस स्थिति को कितने बेहतर तरीके से समझ रहे थे। बिशप जो है वो वापस E8 गया। हम जानते हैं कि बिशप जो है लंबी दूरी का मोहरा होता है, वो जल्दी से वापस खेल में आ सकता है। फिलहाल इस बिशप के पीछे हटने के पीछे चाल थी C5, जो कि सेंटर को चैलेंज करने वाली है। वाइट के पास एक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है उसका सेंटर, और उसी को जो काले की तरफ से चैलेंज करने, मतलब हम कहेंगे कि उस पर हमला किया जाना, ये प्लान है, यह योजना है अर्नोनियन की। P3 करके जवाब दिया यहाँ पर, लेकिन अर्नोनियन ने अपने जो योजना थी उसके हिसाब से अपने प्यादे को C5 के खाने पे चला। और अब यहाँ पर दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि सफ़ेद जो है वो इस पॉन को मार नहीं सकता है, क्योंकि मारने से उसका सेंटर चला जाएगा और ऐसी स्थिति में वह चाहेगा कि उसके मोहरे सेंटर की तरफ आए। तो क्वीन E3, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर अर्नोनियन ने एक और मूव खेली, रुक AC8। अब अगर हम गेम को देखते हैं ध्यान से तो आपको काले की स्थिति में कोई खास तरह की परेशानी नज़र नहीं आएगी, जबकि काले के लिए चालों को चलना थोड़ा सा आसान है, जबकि सफ़ेद के लिए अच्छी चालों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर B6 का जो नाइट है वो यहाँ पर बिना सपोर्ट के रखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जरूर ध्यान देना होगा अर्नोनियन को। और उन्होंने दिया भी कि कभी भी ये प्यादे हटते हैं तो इस घोड़े पर सही समय पर वो सपोर्ट दे पाए। और सफ़ेद को रुक C1 लेकर के आए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो काले की जो स्थिति है उसमें देखिए दोनों रुक जो है, दोनों हाथी जो है वो बहुत अच्छी तरह से खेल में है। ये घोड़ा थोड़ा सा जरूर सपोर्ट पे नहीं है, लेकिन वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण खानों को नियंत्रण में रखे हुए हैं और जल्द ही कभी ना कभी अगर क्वीन से रानी से इसमें सपोर्ट आता है, उसे सहयोग मिलता है, तो वह एक अच्छा कार्य करेगा। बिशप भी अच्छा खेल रहा है, जबकि यहाँ पे सफ़ेद रुक हम देखें तो ये दोनों रुक निश्चित तौर पर सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है। निश्चित तौर पर इनकी पोजीशन कुछ ऐसी और कुछ साथ में होते हैं तो बेहतर होता है। ये निश्चित तौर पर सफ़ेद के लिए जो है वह बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती। साथ ही जो यहाँ पर दबाव बना हुआ है, सफ़ेद आप कह सकते हैं कि रानी की तरफ के हिस्से में, क्वीन साइड के एरिया में, वहाँ पर भी ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे गेम आगे बढ़ेगा। और जो अगली चाल थी अर्नोनियन की, उसने ये दिखाया भी कि अर्नोनियन क्या सोच रहे थे। C4 ये शायद बोर्ड की हम कहेंगे कि गेम की सबसे महत्वपूर्ण चालों में से एक है, जहाँ से खेल में काफ़ी रोमांच आया। लेकिन यहाँ पर D5 चल के जवाब दिया सफ़ेद मोहरे वाले डिंग लीरेन ने। तो डिंग लीरेन ऐसा लगा कि शायद घोड़े को परेशानी हो सकती है, लेकिन क्वीन C5 के बाद मैं कहूँगा कि शायद काले को हर तरह से बराबरी मिल गई है और लगातार कुछ मोहरों की अदला बदली हुई बोर्ड पर। यहाँ पर नाइट से ही रुक को मारना सही था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये E/F7 मारते हैं तो स्थिति जो है वह नियंत्रण के बाहर चली जाएगी सफ़ेद की, क्योंकि यह पॉन कमज़ोर है D2। और इसके बाद इस मैच को बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा इस प्यादे की वजह से। तो खैर मैच में ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर 1922 6 बिशप F1 अगली अच्छी चाल। ज़रूरत थी इस मोहरे को भी रानी की तरफ के हिस्से में एक्टिवेट करने की, या हम कहें कि लाने की, क्योंकि इससे उनकी जो स्थिति है सफ़ेद की वह थोड़ी सी बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दबाव अभी भी है। 3 B3 रुक C7। यहाँ पर शायद ऐसा लगा कि बहुत जल्दी अब जो है वो मैच बराबरी की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह की स्थिति में, बराबरी की स्थिति में भी एक बात बड़ी साफ होती है कि यहाँ पर अभी भी दबाव में सफ़ेद है। सफ़ेद डिंग लीरेन जो है वो दबाव में है, और दबाव में सही चालें चलना यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, इवन बिल्कुल बराबरी की स्थिति में भी। और यही खेल का सबसे बड़ा रोमांच है। 7 लगातार कुछ एक्सचेंज में क्षमा चाहूँगा।
तो ये 4 2, और ऐसा लगा कि बहुत जल्दी जो मैच वो है वो ड्रॉ की स्थिति में पहुंचने वाला है। अर्नोन ने नाइट C5 चल के जवाब दिया, और इसके बाद जो चाल अगली आई उसने खेल को काफ़ी अलग तरह से लेके अलग मोड़ पर ले गया। खेल नाइट B3, और इसका जो जवाब अर्नोन ने दिया उससे यह बात साफ हो गई कि डिंग लीरेन से थोड़ी सी गलती तो जरूर हो गई है। B6, अब यहाँ पर काफ़ी स्थिति बदल गई है, क्योंकि अर्नोन को मिलने वाली है एक किनारे की तरफ मिलने वाला प्यादा, जो कि घोड़े के लिए बहुत खतरनाक होता है। और यहाँ पर मजबूरी थी C5 मारना, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अर्नोन के पास ऑप्शन था या तो वो इस घोड़े को मारे या इस घोड़े को मारे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं किनारे का जो प्यादा होता है वह घोड़े के लिए बड़ी परेशानी की चीज़ें लेकर के आता है। और इसके साथ ही ये बड़ा साफ हो गया कि मैच भले ड्रॉ हो, लेकिन यहाँ से डिंग लीरेन को काफ़ी मेहनत करनी होगी। मैं आपको बहुत ही एक स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ अगर, कि ये जो घोड़ा होता है, घोड़ा आप जानते हैं कि बहुत ही जल्दी नहीं चल सकता है। बोर्ड के इस हिस्से से उस हिस्से तक जाने में उसे काफ़ी सारे 5-6 चालें लग सकती हैं। तो ऐसे में चूंकि वह कम दूरी की तय करने वाला मोहरा है, साथ ही राजा भी जो बोर्ड में बचा है यह भी कम दूरी को तय करने वाला मोहरा है, ऐसे में बोर्ड के दोनों हिस्सों पे बराबर ध्यान दे पाना यह सफ़ेद की सबसे बड़ी चुनौती थी। खासतौर पे इस पॉन के होते हुए उसे यह ध्यान रखना है कि यह पान जो है वो रानी ना बनने पाए। तो खैर ये आसान भी खेल नहीं था, और देखते हैं कि गेम आगे कैसे बढ़ा। सबसे पहले तो मोहरों की स्थिति को बेहतर करना था सब काले को, क्योंकि उसके राजा और ऊंट अभी काफ़ी दूर थे। 4 किंग 1, जैसा कि सफ़ेद भी कर रहा है। A3 फिलहाल तो जहाँ तक भी पॉन बढ़ सकती थी, और मैं आपको बता दूं कि पान अंत तक भी यहाँ तक ही बढ़ी, A3 तक ही। B3, बिशप A4, नाइट C1। यहाँ पे बिल्कुल लग रहा था कि जो सफ़ेद है वो अपनी स्थिति को संभाल के ले जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे सही चालें ढूंढना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल है हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह सही तरह से आकलन करना, जबकि दोनों खिलाड़ी दबाव में थे समय के, थोड़ा सा तो मुश्किल है। भले ही वो 27 या 28 के खिलाड़ी हों, लेकिन वह इंसान ही हैं और इंसान गलतियाँ करते हैं। 6, अब इस स्थिति में बड़ा साफ था कि अगर काले का किंग राजा इस तरफ कहीं पहुंच गया और ये पॉइंट प्रमोट हो गया, तो निश्चित तौर पर सफ़ेद को एक मोहरा कम से कम देना होगा, और ऐसी स्थिति में वह हार सकता है मैच को। लेकिन अगर सफ़ेद ने यह स्थिति संभाल ली और यहाँ के प्यादे जो एक्सचेंज हो गए काले के सफ़ेद के साथ, तो निश्चित तौर पर साफ है कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो देखना है कि किस तरह से खेल आगे बढ़ा। B3, और मैं आपको इसके बाद सीधे उस स्थिति में ले जाऊंगा जहां से अर्नोनियन जो है इस मैच को जीतने से चूक गए। उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, पर वह बिशप B1 उससे उतना अच्छा कायम नहीं रख सके। किंग C1, बिशप G6, नाइट E4, नाइट C7। अच्छी चालें लगातार अर्नोनियन चलते रहे, लेकिन समय अंत समय में उनके पास काफ़ी कम बचा। किंग C5, नाइट F4, बिशप F5, G4, बिशप D7, G5। ये जो चाल है इससे अर्नोनियन को एक बार फिर खेल में मौका मिल गया, क्योंकि अब आप देखिए कि ये प्यादे अलग अलग हो चुके हैं, और यही सफ़ेद काले की एक बड़ी रणनीति हो सकती है कि वह किसी भी तरह से इस प्यादे को देने के बाद अगर इन 3 प्यादों में से 2 प्यादे भी ले पाए या एक प्यादा और ले पाए, तो शायद वह मैच को जीत सकता है। C5, और अब खेल का वो लम्हा आया जब अर्नोनियन मैच को जीत सकते थे, अपने कब्जे में ले सकते थे। बिशप F5, और नाइट H5 के बाद G6 जो चाल मिली, इससे एक बात साफ हो गई कि अर्नोनियन जो है अब इस मैच में काफ़ी मजबूत पकड़ बना चुके थे। नाइट G3 और नाइट बिशप D3, ये चाल उन्होंने बड़ी जल्दी भी चली खेल पर। और अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो घोड़ा है, ये जो राजा है, इनकी जो यहाँ पर एक्टिविटी है, हम कहेंगे कि सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और जबकि काले के मोहरों के सफ़ेद के मोहरों के बीच में हम कहें कि तालमेल की काफ़ी कमी है। नाइट बिशप और ये प्यादों की स्थिति यह उसे काफ़ी कमज़ोर बना रही है, मतलब उनके सफ़ेद का हर एक मोहरा अलग अलग काम कर रहा है फिलहाल। निश्चित तौर पर बिशप A2 को रोक रहा है, लेकिन किंग अलग है, घोड़ा अलग है, ऊँट अलग है, और प्यादे भी संयुक्त नहीं है, तो ये स्थिति को कमज़ोर कर रहा था। लेकिन
आर्नोनियन के पास भी जो मोहरे हैं वो ज़्यादा लंबी दूरी के हैं नहीं, चाहे वो घोड़ा हो चाहे राजा हो। इसी वजह से वह भी इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं उठा पाए, हालांकि वो मैच वो यहाँ पे जीत रहे थे। यहाँ पर डिंगलिरेन ने A7 की पॉन को H7 की पॉन को तुरंत लिया, क्योंकि उनके पास यही एक योजना थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर की प्यादों को ले सकें, ताकि अंत समय में अगर जरूरत पड़े तो वो एक आध मोहरा दे करके मैच को जो है वो ड्रॉ की तरफ मोड़ सकें। यहाँ पर नाइट D4 चल के जवाब दिया काले ने। डिंगलिरेन ने नाइट E4 से चेक दिया, किंग B4। अभी यहाँ पर जो दबाव है वो काफ़ी बढ़ चुका है, इस प्यादे को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसीलिए जवाब दिया बिशप G8। तुरंत ही इस खाने पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर आर्नोनियन ने एक गलती करी, शायद गलती नहीं कहेंगे क्योंकि वह भी पोजीशन को बेहतर ही कर रहा था, लेकिन शायद यहाँ पर एक अच्छी जीत वो ले सकते थे। नाइट B3 अगर वो चलते यहाँ पर, क्योंकि नाइट B3 से खेल जो है वो काफ़ी बदलने वाला था। देखें कि यहाँ पर बिशप इंटू B3 मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए पॉन आगे आ रहा है, प्यादा जो है वो आगे बढ़ सकता है और ऐसी स्थिति में इसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें मारना होता किंग B3। और फिर से देखिए पॉन आगे बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पर नाइट D2 ही एकमात्र जो है वो चाल नज़र आती है। नाइट D2 चेक, किंग B4, H4, किंग C5, नाइट D4, किंग D4, H5। काफ़ी लंबा वेरिएशन है यहाँ पर, हम देख सकते हैं। तो H5, G6। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास बिशप है, और ये बिशप जब पीछे जाएगा आने वाले समय में तो ये मैच को बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। नाइट F6, किंग E5, क्वीन। और ये एक्सचेंज के बाद हम ये देख सकते हैं कि किंग F4 के आने के बाद ये जो स्थिति है, इस स्थिति में काले की जीत जो है वो लगभग तय हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण ये था कि इस तरह के वेरिएशंस में कैसे जो है वो आर्नोनियन जो है वो शायद चूक गए, इसे देख नहीं पाए। हम चलेंगे उसी मुख्य स्थिति की ओर जहाँ पर नाइट C3 जो है वो खेला जा सकता था। तो यहाँ पर किंग C5 चल के जवाब दिया आर्नोनियन ने। H3 किया यहाँ पर डिंगलिरेन ने, किंग D4, बिशप A2। तो जो मजबूरी थी वह निश्चित तौर पर अभी भी कायम थी सफ़ेद की, कि उसे दोनों तरफ बोर्ड पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखना था। तो G5 पर ऐसा लगा कि शायद उन्होंने यहाँ पर मैच को जीत लेंगे, लेकिन H4, नाइट D4, D7। और यहाँ पर ये अंतिम मौका था शायद जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर भटक गए। उनके पास एक अच्छी चाल थी, नाइट C3 चल सकते थे वो, और उन्होंने यहाँ पर सामने वाले को जवाब देना होता बिशप F7 के साथ, तो नाइट E2 चेक आ सकता था। और ऐसे में किंग D2 हम कहें या कुछ भी, तो नाइट G1, और उसके बाद F3 चेक, और H4 का पॉन भी परेशानी में था। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैच था वह लास्ट बार हम कह सकते हैं कि शायद वो बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाइट E5 एक अच्छा चाल यहाँ पर आता, बट बिशप E4 और नाइट G4 के बाद नाइट F3 चेक। तो हम देख सकते हैं कि नाइट C5 के बाद जो दबाव था वो धीरे धीरे सफ़ेद में से हट गया, और जो पीछे से मोहरे हैं वह काले के थोड़े से दूर होते चले गए क्वीन की तरफ के हिस्से से, और मैच जो है वह बचाने में सफल रहे डिंगलिरेन, क्योंकि आने वाली कुछ चालों में कुछ मोहरों की अदला बदली की वजह से किंग C2, नाइट B4। इसके साथ बड़ा साफ था कि अब ये जो मैच है वो ड्रॉ में ही खत्म होगा।